हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हमें बुक में दिए हुए हैं आज हम सारे फिनिश करने वाले हैं। तो आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस में से रिलेशन वाला पार्ट आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पिछली वीडियोस देखने के लिए आपको लिंक्स चेक करनी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर की हुई हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चा, एग्जाम्पल 1 में हमें बोला है कि मान लीजिए एक ए सेट है हमारे पास जो ऑल स्टूडेंट का सेट है किसी बॉय स्कूल के। ठीक है, मतलब ए सेट में सारे बॉय स्टूडेंट है। हमें शो करना है कि जो रिलेशन आर इस ए सेट पर डिफाइन है। रिलेशन आर की डेफिनेशन हमें कुछ ऐसे दी हुई है कि ए कॉमा बी वाली ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में जो है वो इस तरह से है कि हर ए बी का क्या होगा, सिस्टर होगा। ठीक है, हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन आर है ये एम्प्टी रिलेशन है। आगे एक रिलेशन और दिया है और उसको हमें यूनिवर्सल रिलेशन शो करना है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम इस रिलेशन आर को एम्प्टी रिलेशन शो कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने सेट ए यहाँ पे लिख लिया है कि जो सेट ए है वो ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉय स्कूल का सेट है। इससे एक चीज तो क्लियर हुई कि ए सेट में अगर सारे बॉयज हैं तो जब हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है, ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें जो जो भी ऑर्डर पेयर आएंगी, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स बॉयज होने वाले हैं। मतलब ए भी बॉय होगा और बी भी एक बॉय स्टूडेंट होगा। ठीक है, लेकिन जो रिलेशन आर हमको डिफाइन करके दिया उसमें बोला है कि ए जो है वो सिस्टर होनी चाहिए बी की। मतलब बी का जेंडर कुछ भी हो सकता है लेकिन ए तो पक्का क्या होगी, गर्ल होगी। लेकिन एक बॉय स्कूल में क्या गर्ल स्टूडेंट हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मतलब ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है जिसमें एक स्टूडेंट सिस्टर हो किसी दूसरे स्टूडेंट की। क्यों? क्योंकि ये तो बॉय स्कूल है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन आर है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब नल रिलेशन है। नल रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि जो रिलेशन आर है वो असल में कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। देखिए, आगे हमें एक और रिलेशन देकर रखा है आर डैश। इसमें बोला है कि इसकी जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगी ए कॉमा बी वो इस तरह से होगी कि ए के और बी के हाइट के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा लेस आएगा 3 मीटर से। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर बॉय स्कूल है। बॉय स्कूल ज्यादा से ज्यादा नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक होता है और उनके हाइट में इतना डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता कि वो 3 मीटर से ज्यादा हो या 3 मीटर के बराबर हो। आप कोई भी दो रैंडम स्टूडेंट चुन लीजिए, उनकी हाइट का आप डिफरेंस जब भी लेंगे तो वो हमेशा लेस देन 3 मीटर ही आएगा। इट इज सो ऑब्वियस, क्योंकि हाइट एक टाइम के बाद आपका स्टॉप हो जाती है। हाइट ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के साथ बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो बहुत ही क्लियर है कि आप कोई भी दो स्टूडेंट ले लीजिए, उनकी हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से कम ही आना है। मतलब जब आप इस सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो उसमें जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगी वो सारी ऑर्डर्ड पेयर इस आर डैश वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने वाली। मतलब हम कह सकते हैं कि आर डैश जो हमारा रिलेशन है वो इक्वल है किसके, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के। और जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इंट्रो वाली वीडियो समझी थी तो हमने देखा था कि कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें रिलेशन किसके इक्वल हो जाता है, खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल 1 इतना ईजी था, हमारा प्रूफ हो गया कि आर डैश जो है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें हमें एक टी सेट देकर रखा है, कैपिटल टी सेट का नाम है। सेट किस चीज का है? सेट है ऑल ट्राइंगल्स जो किसी प्लेन पर बने हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन हम एक एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टी हमारे पास है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जो किसी प्लेन पर बने हैं। इस टी सेट पर एक आर रिलेशन डिफाइन किया है और आर रिलेशन कुछ ऐसा है कि T1 T2 की जोड़ी जो आर रिलेशन में है वो इस तरह है कि हर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन ट्राइंगल के सेट में से दो ऐसे ट्राइंगल ले लें जो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं तो वो दोनों ट्राइंगल की जोड़ी आर में आएगी। ठीक है, T1 T2 की जोड़ी आर में कब होगी? जब T1 और T2 एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है। देखिए बच्चा, हमने टी लिख लिया, हमारा जो सेट है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एक प्लेन में।
आर रिलेशन है उसकी जो T1, T2 वाली ऑर्डर्ड पेयर है इस तरह है कि T1 T2 से कॉन्ग्रेंट है। अब आपको कॉन्ग्रेंसी का कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्ग्रेंट दो ऐसे ट्राइंगल कहलाते हैं जिनकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो इक्वल होती है। सपोज कर लो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर, इसकी 4, इसकी 5 है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग 3, इसकी भी 4, इसकी भी 5, तो ऑल 3 साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है अगर इक्वल होती है तो ऐसे दो ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन आर ऐसा शो करेंगे। तो हमने ले लिया फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, T1 मतलब वो सारे ट्राइंगल के लिए हम ये बात बोल रहे हैं जो कि साइड T में बिलोंग करते हैं। अब देखिए हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रेंट होता ही है ना। हमने क्या डेफिनेशन बोली कॉन्ग्रेंसी की कि सारी करस्पॉन्डिंग साइड दो ट्राइंगल की सेम होनी चाहिए। तो अगर हम एक ट्राइंगल उठा लें, सपोज कर लीजिए ये वाला, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इसी की करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल तो होगी ही। ये 3 है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी 3 है, इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, इसलिए जो T1 ट्राइंगल है वो खुद T1 के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और अगर T1 के कॉन्ग्रेंट है मतलब T1 और T1 की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन R में है। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 कर लेते हैं। और क्योंकि T1 की ऑर्डर्ड पेयर R में है इसलिए R हमारा कैसा रिलेशन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। अब हम इस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हमें दो ट्राइंगल चाहिए, तो हमने T1 T2 ले लिए। फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू T ले लिया। इसमें हमने खुद से ही सपोज किया है, ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम खुद से सपोज करते हैं कि ये वाली जो ऑर्डर्ड पेयर है T1 T2 की ये T सेट में है, और हमें पता है कि T सेट में सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पे ये दोनों, ये वाला जो एलिमेंट है ये और ये वाला जो एलिमेंट है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो। तो अगर मैंने बोला कि ये ऑर्डर्ड पेयर T में है विच मीन्स कि T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। अब T1 T2 आपस में कॉन्ग्रेंट है मतलब इसकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड इसकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, ठीक। तो अगर मैं T2 को पहले और T1 को बाद में लिख के कॉन्ग्रेंसी वाला सिंबल लगा दूं तो क्या स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, तभी भी ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ऑर्डर चेंज करके लिखने से करस्पॉन्डिंग साइड की जो वैल्यू इक्वल आ रही थी पहले वो चेंज तो नहीं हो जाएगी। तो T2 कॉन्ग्रेंट T1 भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। और जैसे ही T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T1 हमने लिखा, अब क्योंकि T2 पहले T1 बाद में, तो ऑर्डर्ड पेयर में हम T2 को पहले और T1 को बाद में लिखेंगे। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है T2, T1 वाला वो भी R में है, और इसीलिए R क्या है, सिमेट्रिक भी है। चलिए अब R को हम प्रूव करेंगे कि R हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इसके लिए हमें 3 ट्राइंगल्स चाहिए होंगे, तो मैंने T1 T2 T3 3 ट्राइंगल्स ले लिए। सपोज कर लिया कि ये T में है। अब सबसे पहले हम पहली ऑर्डर्ड पेयर सपोज करेंगे कि T1, T2 R में है, और अगर दो ट्राइंगल की ऑर्डर्ड पेयर R में है मतलब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो T1, T2 R में, इसका यही मतलब होता है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। अब क्योंकि ये T2 पे एंड हो रही है तो अगली ऑर्डर्ड पेयर हमने T2 से स्टार्ट की, और हमने मान लिया कि T2, T3 वाली ऑर्डर्ड पेयर भी R में है, और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर भी R में है मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हमने लिख दिया कि T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। अब देखिए इस वाली स्टेटमेंट और इस वाली स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रेंट है, और T2 आगे जाके T3 से भी कॉन्ग्रेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि T1 और T3 दोनों ट्राइंगल आपस में भी कॉन्ग्रेंट है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है मतलब इन दोनों की ऑर्डर्ड पेयर भी R में है, और अगर इन दोनों की ऑर्डर्ड पेयर R में है मतलब R ट्रांजिटिव है। क्योंकि R हमने प्रूव कर दिया रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, इसलिए R क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 में हमें एक L सेट दिया हुआ है, जो सेट है ऑल लाइंस का, जो किसी प्लेन पर डिफाइन है, ठीक है। इस सेट पर एक R रिलेशन डिफाइन हुआ है। R रिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है कि R रिलेशन में दो लाइंस की ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 की ऑर्डर्ड पेयर जो होगी वो इस तरह से होगी कि लाइन L1 जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी लाइन L2 से। मतलब रिलेशन R में वही दो लाइंस आ सकती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब हमें क्या शो करना है बच्चा, हमें शो करना है कि R सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। बहुत ही इजीली शो हो जाएगा, देखिए कैसे। L हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल लाइंस का, R हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें L1 और L2 की ऑर्डर्ड पेयर तभी आ सकती है R में जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया, आप पूरा वर्ड्स में चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम शो करेंगे कि जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है,
ठीक है, तो हमने उसके लिए एक स्मॉल l नाम की लाइन ले ली जो सेट l से बिलोंग करती है जो सेट l से बिलोंग करती है। देखिए हम ज्योमेट्री पढ़कर आए 9th-10th में, तो हमें पता है कि हर लाइन अपने आप के पैरेलल तो होती है, लेकिन हर लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा कि L, जो है वो R में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए जो हमारा R रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब हम शो करेंगे कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक जरूर है। तो उसके लिए हमने दो लाइन ले ली है L और M जो सेट L से बिलोंग करती है। मान लीजिए कि LM जो है उसकी ऑर्डर्ड पेयर R में है, मतलब LM जो दो लाइन है वो ऑलरेडी ऐसी दो लाइन है जो एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर LM ऑर्डर्ड पेयर R में है विच मीन्स कि L जो है वो परपेंडिकुलर है M की। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है मतलब कैसी है, देखिए बच्चा, अगर लाइन L ऐसी है और M इसके परपेंडिकुलर है मतलब M जो है वो ऐसे कुछ होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर मैं M पहले और L बाद में भी लिख दूं तो लिखने से इनके जो डायग्राम है इस पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, अभी भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट भी अभी भी ट्रू है कि M इज परपेंडिकुलर टू L। और अब क्योंकि M पहले है L बाद में है तो ऑर्डर्ड पेयर का क्राइटेरिया लिखने का कैसा हो जाएगा, M, L बिलोंग्स टू R। और M, L अगर R में है मतलब R हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हमें शो करना है कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव नहीं है। उसके लिए हमें तीन लाइंस चाहिए होंगी, तो हमने तीन लाइंस ले ली L, M, N जो सेट L से बिलोंग करती है। हमने स्टार्टिंग की दो लाइन का ऑर्डर्ड पेयर मान लिया कि R में है, और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर R में है तो L और M आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, जैसे कि हमने ये डायग्राम बनाया था। अब हमने वहीं पे जो M और N है उनको भी R में मान लिया। कैसे लेते हैं हम, यहाँ पे M पे एंड हो रहा है तो अगली ऑर्डर्ड पेयर M से ही स्टार्ट होनी चाहिए, तो M, N भी हमने मान लिया कि R में है। अगर ये दोनों भी R में है मतलब M और N भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। मतलब एक लाइन और बनानी है मुझे जहाँ पे M के परपेंडिकुलर कौन हो गया, N हो गया, कुछ ऐसे। ठीक है, M तो ऐसे है वर्टिकल, तो N हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन अब देखिए इन दोनों स्टेटमेंट को हम मिला देते हैं। डायग्राम में देखिए, अगर हमने ये पूरे डायग्राम को नोटिस किया और देखा कि L और N के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो बताइए L और N पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है कि L लाइन N लाइन के पैरेलल है, मतलब परपेंडिकुलर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर L और N एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती तो L और N का ऑर्डर्ड पेयर R में नहीं आ सकता, इसलिए R हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो जो हमें शो करना था क्वेश्चन में कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है, वो हमने शो कर दिया। बच्चा एग्जाम्पल 4 में हमें शो करना है कि जो रिलेशन R दिया हुआ है और वो डिफाइन है सेट 1, 2, 3 पर। रिलेशन R की हमें डेफिनेशन क्लियरली टेबुलर फॉर्म में दे दी है, मतलब सारी ऑर्डर्ड पेयर हमें डायरेक्टली लिस्ट आउट करके दे दी है। बहुत इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन। हमें क्या शो करना है कि ये जो R रिलेशन है जो इस तरह से डिफाइन है वो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 2 मिनट का क्वेश्चन है। सेट 1, 2, 3 जिस पर रिलेशन डिफाइन है उसको हमने सेट A नाम दे दिया। रिलेशन R हमें जैसे दिया हुआ था हमने यहाँ पे दोबारा से उतार लिया। अब हमें सबसे पहले शो करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए हमारा जो सेट है वो 1, 2, 3 एलिमेंट से बना है, मतलब इस सेट पे डिफाइन कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिर्फ तभी हो सकता है जब 1 के लिए 1, 1, 2 के लिए 2, 2 और 3 के लिए 3, 3 वाली ऑर्डर्ड पेयर R में हो। ठीक है, तभी वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो देखिए 1, 1 भी यहाँ दिया है, 2, 2 भी यहाँ दिया है और 3, 3 भी यहाँ दिया है। तो हम लिखेंगे क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। इजी है बहुत। अब हमें प्रूव करना है, शो करना है कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर लेकर दिखा देंगे जो सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रही है, बाकी सब दिखाने की जरूरत नहीं, हमारा रिलेशन वैसे ही सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर दी हुई है तो हम लिखेंगे क्योंकि 1, 2 R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसके लिए 2, 1 जो है ये वाली ऑर्डर्ड पेयर R में नहीं है। दिख रही है हमें कहीं 2, 1 वाली? बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन R है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक,
चलिए फटाफट से ये भी शो कर देते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। उसके लिए हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ले ली 1, 2 जो आर में है, ठीक है, और एक और ऑर्डर्ड पेयर ले ली, ये 2 से एंड हो रही है तो ये 2 से स्टार्ट करती हुई एक और ऑर्डर्ड पेयर ले ली 2, 3, ये भी आर में है, क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये 2 को छोड़ दीजिए, ये 2 को छोड़ दीजिए, 1 यहाँ से लेके 3 यहाँ से लेके एक नई ऑर्डर्ड पेयर बनाइए 1, 3 और चेक कीजिए कि क्या ये आर में है। देखिए आपको बिल्कुल भी कहीं आर में 1, 3 वाली ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं नजर आ रही है, और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है मतलब हमारा आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए बच्चा, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें हमें एक सेट Z दे के रखा है जो कि सारे इंटीजर्स का सेट है। रिलेशन आर इस पे डिफाइन है। रिलेशन आर कुछ इस तरह से डिफाइन है कि A, B वाली जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस तरह से है कि A माइनस बी करने पे जो भी वैल्यू आती है वो 2 से डिवाइड हो जाती है। हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हमने Z सेट लिख लिया अपना, सारे इंटीजर्स हैं तो सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, 0 आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। R हमारा रिलेशन हमने लिख लिया जो भी उन्होंने दिया था। सबसे पहले हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, तो उसके लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए होगा। हमने A सपोज कर लिया जो Z से बिलोंग करता है। अब बच्चा मुझे बताइए, क्या A को मैं खुद A से माइनस करूं अगर, तो ये आंसर मुझे क्या देगा, 0 देगा। और 2 जो है वो 0 को डिवाइड कर सकता है, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे ऊपर 0 है और नीचे 2 है तो मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आंसर 0 ही आएगा। मतलब 2 जो है वो 0 को डिवाइड कर सकता है, मतलब 2 जो है वो a माइनस ए को भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि a माइनस ए का ही तो आंसर क्या है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a माइनस ए, और जैसे ही हमने 2 डिवाइड्स a माइनस ए लिखा मतलब a, a की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में है, क्योंकि डेफिनेशन हमें कुछ ऐसी ही दी हुई थी। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब हम ये प्रूव करेंगे। उसके लिए हमें 2 इंटीजर्स चाहिए होंगे, तो हमने a, b ले लिया और सपोज कर लिया कि इन दोनों से जो भी ऑर्डर्ड पेयर बन रही है a, b वो R में है। और अगर ये R में है मतलब 2 जो है पक्का a माइनस बी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे 2 कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 4, 2 ले लिया, ठीक है, ये R में है ना। मतलब जो हमारा 2 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, 4 माइनस 2 को। 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 को 2 डिवाइड कर लेगा ऑब्वियसली। तो क्या मैं इसको उल्टा करके लिखूं तो डिवाइड नहीं होगा क्या, मतलब अगर मैंने इसको 2 माइनस 4 लिख दिया तब आंसर क्या आएगा, तब -2 आएगा। लेकिन 2 जो है वो -2 को भी तो डिवाइड कर देता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि 2 नेगेटिव नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। इनफैक्ट डिवीजन में नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर 2 a माइनस बी को डिफाइन कर रहा है तो 2 जो है वो b माइनस ए को भी डिफाइन करेगा। एक माइनस साइन आ जाएगा एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ पर लगा दिया है, तो 2 जो है वो डिवाइड करेगा b माइनस ए को भी, और इसीलिए b, a वाली ऑर्डर्ड पेयर भी किस में होगी, R में होगी। इसलिए R हमारा कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलिए अब हम शो करेंगे कि हमारा रिलेशन आर ट्रांजिटिव भी है। उसके लिए हमें 3 इंटीजर्स चाहिए होंगे, तो हमने a, b, c ले लिया जो z में बिलोंग करते हैं। स्टार्टिंग के 2 a, b से हमने एक ऑर्डर्ड पेयर मानी जो R में है। ऑलरेडी हम इसको R में मान रहे हैं कि ये है, मतलब 2 जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करेगा, और 2 a माइनस बी को डिवाइड करेगा। उसका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर आंसर मिलना चाहिए। तो हमने मान लिया कि जो आंसर मिलेगा वो हमने R मान लिया, ठीक है। अब जब मैं 2 को इधर शिफ्ट करूंगी, 2 डिवाइड में है तो 2 इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू 2R हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम देके यहीं पे छोड़ दिया। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है जो हमने R में मानी थी वो B पे एंड हो रही थी, तो अगली ऑर्डर्ड पेयर हमने B से स्टार्ट करते हुए ली, और हमने सपोज कर लिया कि ये जो B, C वाली ऑर्डर्ड पेयर है ये भी R में है। अगर ये R में है मतलब 2 जो है वो b माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है कि b माइनस सी को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर एक आंसर आना चाहिए। वो आंसर हमने सपोज कर लिया कि s है, और 2 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो b माइनस सी इज इक्वल्स टू 2s हो जाएगा। इसको भी हमने इक्वेशन 2 नाम देके यहीं पे छोड़ दिया। अब ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हम करने वाले हैं ऐड। तो इसकी लेफ्ट साइड से ऐड हो गई a माइनस बी, और ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस आ गया और साथ में आ गया b माइनस सी। इसकी राइट साइड 2r, इसकी राइट साइड 2s से ऐड हो गई, बीच में प्लस लगा दिया हमने। अब देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a माइनस सी। यहाँ से दोनों में से हम 2 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर r प्लस s, और इस 2 को मैं इधर अगर शिफ्ट करूँ, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 इधर जाएगा डिवाइड में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि a माइनस सी
डिवाइड हो रहा है 2 से और हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉपर आंसर मिल रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि 2 जो है वो a माइनस सी को भी डिवाइड कर पा रहा है और 2 जो है वो a माइनस सी को भी डिवाइड कर पा रहा है, विच मीन्स कि a कॉमा सी की ऑर्डर्ड पेयर R में है और इसीलिए R हमारा कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और देखिए बच्चा R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट बच्चा हमको एग्जाम्पल 6 करना है। एग्जाम्पल 6 में हमें बोला है कि R एक रिलेशन है जो सेट A पर डिफाइन है और सेट A हमारा 1 2 3 4 5 6 7। R रिलेशन जो है वो डिफाइन कुछ इस तरह से है कि इसमें A कॉमा B वाली ऑर्डर्ड पेयर तभी आएगी या इस तरह से है जब A और B दोनों या तो ऑड हो या दोनों ही क्या हो, इवन हो। मतलब अगर मैंने सपोज कर लो यहाँ पे ले लिया 2 और 4, ये दोनों इवन नंबर है, ठीक है, तो ये दोनों R में आएंगे। अगर मैंने ले लिया 1 और 3, दोनों ऑड नंबर है, तो इसकी ऑर्डर्ड पेयर भी R में आएगी। लेकिन मैंने 1 के साथ 2 ले लिया तो ये ऑर्डर्ड पेयर R में नहीं आएगी क्योंकि इसमें एक ऑड है और दूसरा इवन है। तो ऐसी ही ऑर्डर्ड पेयर R में आ सकती हैं जिसमें दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो या तो इवन हो या फिर दोनों ही ऑड हो। ठीक, तो हमें शो करना है कि जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे हमें ये भी शो करना है कि एलिमेंट जो है सबसेट 1 3 5 7 के वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, मतलब वो रिलेशन R को फॉलो कर रहे हैं। ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेशन R को फॉलो कर रहे हैं और रिलेटेड हैं। और एक दूसरा सबसेट है जिसमें 2 4 6 ये 3 एलिमेंट हैं, ये भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब ये भी रिलेशन R को आपस में ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कोई भी एलिमेंट 1 3 5 7 का कोई भी एलिमेंट 2 4 6 के साथ रिलेटेड नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था, इक्विवेलेंस क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था, आपको याद होगा। बिल्कुल सेम तरीके से हम ये भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो बच्चा हमारा सेट A जो है 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे लिख लिया। R रिलेशन की डेफिनेशन भी लिख ली। अब हम शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है रिलेशन को, तो रिफ्लेक्सिव भी आना चाहिए, सिमेट्रिक भी आना चाहिए और ट्रांजिटिव भी आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में हमें एक ही एलिमेंट चाहिए होगा, तो हमने A बिलोंग्स टू A ले लिया। अब देखिए A खुद A के साथ, अगर मैं A को A के साथ लिख दूं तो वो या तो इवन होगा या ऑड होगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए A की जगह मैंने यहाँ से 5 ले लिया होता तो 5 एंड 5 दोनों ऑड होते, या अगर मैंने 6 ले लिया होता तो 6 एंड 6 दोनों ही इवन होते। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमने एक ही नंबर लिया है तो वो नंबर खुद उसके साथ सेम ही नेचर शो करेगा, या तो दोनों ही इवन होंगे या दोनों ही ऑड होंगे, विच मीन्स कि A कॉमा A की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R से बिलोंग करती है, इसलिए R हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हमें शो करना है कि R सिमेट्रिक भी है, तो उसके लिए हमें 2 एलिमेंट्स चाहिए होंगे। हमने A कॉमा B बिलोंग्स टू A ले लिया। अब देखिए मैंने सपोज कर लिया कि जो A B है मैंने लिए ही उसी तरह से हैं कि दोनों R में आए, मतलब या तो ये दोनों इवन है या तो ये दोनों ऑड है। मान लीजिए मैंने दोनों इवन ले लिए, मतलब हमने यहाँ पे 2 4 वाली ऑर्डर्ड पेयर ली है, तो ऑब्वियसली 2 4 दोनों ही क्या है, इवन है। तो अगर मैं इसको 4 और 2 लिख दूं, 4 पहले और 2 बाद में लिख दूं, ठीक है, तो 4 पहले और 2 बाद में लिखने से भी अभी भी दोनों इवन ही होंगे ना, और अगर दोनों ही इवन है तो ये भी R में होगा, तो इसीलिए ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होगा। तो देखिए वही हमने यहाँ पे लिखा है कि A कॉमा B अगर R में है मतलब दोनों ही A और B या तो ऑड है या तो इवन है। तो अगर मैं B को पहले A को बाद में करके दोबारा से सेम स्टेटमेंट लिखूं तभी भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू हुई हम कहेंगे कि B कॉमा A की ऑर्डर्ड पेयर भी R में है, इसीलिए R हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब फटाफट से हम इसको ट्रांजिटिव भी शो कर देते हैं। देखिए उसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होंगे, तो हमने A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू A ले लिया। मान लीजिए कि A कॉमा B की ऑर्डर्ड पेयर R में है और मैं केस इवन वाला ले रही हूँ, तो अगर मैंने दोनों ही नंबर इवन लिए हैं मतलब A और B दोनों क्या है, इवन है, ये B पे एंड हो रहा है और ये B से स्टार्ट होना चाहिए, और B मैंने ऑलरेडी इवन लिया है तो ये वाला B भी इवन होना चाहिए। और इसके साथ मैं C को बोल रही हूँ कि R में है, मतलब C भी इवन होना चाहिए, क्योंकि B और C दोनों ही सेम नेचर के होंगे तभी R में होंगे, इसलिए हमने लिखा कि B और C दोनों ही इवन है। अब देखिए A और B भी इवन है, B और C भी इवन है, तो पक्का A और C भी तो क्या होंगे, इवन ही होंगे। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि A और C भी इवन है, इसलिए A कॉमा C वाली ऑर्डर्ड पेयर भी R में है और इसीलिए R हमारा ट्रांजिटिव है। आप सेम चीज ऑड के लिए भी बता सकते थे, क्योंकि ऑड होंगे दोनों एलिमेंट्स तब भी तो वो R में होंगे। तो शो हो गया कि R हमारा कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस, क्योंकि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है।
अब बच्चा देखिए आगे के क्वेश्चन में उन्होंने हमें दो सेट दे के रखे हैं। एक सेट है हमारा 1 3 5 7 वाला और एक सेट है हमारा 2 4 और 6 वाला। उन्होंने बोला है कि इसके सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है ना। मतलब वो जो आर वाला जो डेफिनेशन था कि ए कॉमा बी तभी आर में होंगे जब दोनों ही या तो क्या होंगे इवन या तो जब दोनों ही क्या होंगे ऑड। तो देखिए सारे ही ऑड नंबर हैं, तो अगर मैं 1 और 3 की जोड़ी लेती हूँ, ठीक है, तो मैं उसको आर में बोल सकती हूँ क्योंकि दोनों ही ऑड हैं। मैं 1 के साथ 5 की जोड़ी लेती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि ये भी आर में है क्योंकि ये दोनों भी ऑड हैं। मैं 1 के साथ 7 की जोड़ी लेती हूँ तो ये भी आर में है क्योंकि ये दोनों भी ऑड है। वैसे ही मैं 3 के साथ 1 5 के साथ 1 सबको आपस में रिलेट करके देखूंगी तो सब ही आर में होंगे क्योंकि सब ही जो नंबर है वो क्या है ऑड है। उसी तरह इधर मैं 2 को 4 के साथ लेती हूँ तो ये भी आर में होगा क्योंकि दोनों इवन है। 2 को 6 के साथ लेती हूँ तो ये भी आर में होगा क्योंकि दोनों इवन है। मैं 4 को 2 और 4 को 6 के साथ भी ले लूंगी तो वो जोड़ी भी आर में होगी क्योंकि ये इवन है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स भी आपस में कनेक्टेड है क्योंकि ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। ये सारे एलिमेंट्स भी आपस में कनेक्टेड है क्योंकि ये भी रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो प्रूव हो रहा है कि हर एलिमेंट इस सबसेट का इसी सबसेट के दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है और हर एलिमेंट इस सबसेट का इसी सबसेट के दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड है। लेकिन हम अगर इन दोनों को आपस में रिलेट करने जाएंगे, मतलब मैं एक यहाँ का एलिमेंट ले लूँ, मान लीजिए 5 ले लिया, एक यहाँ का ले लूँ, मान लीजिए 4 ले लिया, तो क्या ये आर में होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ना तो दोनों ऑड ना तो दोनों इवन है, एक ऑड है एक इवन है, तो ये आर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये भी शो हो गया कि इस सेट का कोई एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जो उन्होंने शो करने को बोला था वो हमने ऐसे शो करके दिखा दिया। अब इसको एग्जाम में आप लिखोगे कैसे वो देख लेते हैं। देखिए बच्चा हमने क्या लिखा कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन आर होता है वो सेट ए पर अगर डिफाइन है तो वो पूरे सेट को दो इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देता है, जिसमें से एक क्लास हो गई सारे ऑड नंबर की, एक हो गई पूरे इवन नंबर की। इसको हमने A1 नाम दिया, इसको हमने A2 नाम दिया। और ये दो इक्विवेलेंस क्लासेस इस तरह से होती है कि हर एलिमेंट इसका खुद इसके एलिमेंट से तो रिलेटेड है, हर एलिमेंट इस सबसेट का खुद इसके एलिमेंट से तो रिलेटेड है, लेकिन कोई भी एलिमेंट इस सेट का इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।